नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और आज हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट का टॉपिक नंबर 21। तो भाग 21 तक हम पहुंच चुके हैं और भाग 21 में आज के हमारा टॉपिक है मेलिनोवस्की। इससे पहले भाग 20 में हमने देखा था किसके बारे में, इमाइल दुर्खिम के बारे में, और इमाइल दुर्खिम के संबंध में 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए, मेलिनोवस्की की सहभागी अवलोकन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब पहले देखिए स्टेट कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। अगर मेरा ऑडियो वीडियो सही है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। अगर अगर आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए। मेलिनोवस्की की सहभागी अवलोकन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसंधानकर्ता को स्थानीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। अनुसंधानकर्ता को आदिम समाज के दैनिक जीवन में पूरी तरह शामिल होना चाहिए, लेकिन अपनी पृथक पहचान भी बनाए रखनी चाहिए। इसका उद्देश्य मूल निवासी का दृष्टिकोण, जीवन के प्रति उनका संबंध, उनके संस्कार के विजन को समझना है। तो सहभागी अवलोकन पद्धति के संदर्भ में ये बात हो रही है। अब 3 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो मेलिनोवस्की की सहभागी अवलोकन पद्धति से संबंधित है, या सहभागी अवलोकन पद्धति के संदर्भ में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, या कौन से विचार प्रकट किए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 और 3 सही, 1 2 3 सही। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है मेलिनोवस्की की सहभागी अवलोकन पद्धति के संदर्भ में। देखिए, मेलिनोवस्की ने ये बात तो सही बात है कि स्थानीय भाषा संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप सहभागी हो पाएंगे। दूसरा, अनुसंधानकर्ता को दैनिक जीवन की हर एक गतिविधि में शामिल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि गतिविधि में शामिल होने के चलते अपनी पृथक पहचान को ही खत्म कर दें। तीसरा, मूल निवासी का दृष्टिकोण भी क्लियर होना चाहिए, अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उनकी परंपराओं को, उनके मूल्यों को, उनकी जीवन शैली को उनके दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि अपने दृष्टिकोण से। नहीं तो फिर अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू और विज्ञान दोनों ही तार्किक और व्यवहारिक क्रियाएं हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं। ये बात तो सही है, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो ये जादू और विज्ञान दोनों ही तार्किक व्यवहारिक क्रियाएं हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं। कारण, आदिम मनुष्य जादू का सहारा तब लेता था जब विज्ञान और तकनीक का ज्ञान उसकी सुरक्षा सफलता की गारंटी देने में विफल हो जाते हैं। आज भी बात सही है। जब आप देखिएगा बहुत से लोग, जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, इलाज काम नहीं करता है, तो लोग आज भी देखिए कहीं ना कहीं झाड़ फूक के प्रति वापस चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब कोई डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो आज भी तो लोग तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जब आदमी को लगता है कि हमारा पूरा एजुकेशन, हमने पूरा पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर बाबाओं के पीछे घूमता है, ज्योतिषों के पीछे घूमता है कि पुखराज पहन लो, ये ठीक है, ये व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, ये ताबीज पहन लो। यानी जो कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी में भी ये होता है कि जब आपके तर्क, आपका विज्ञान असफल होता है या आपको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर भी आप जादू का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेलिनोवस्की के आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति का उद्भव मनुष्यों की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। उन्होंने आवश्यकताओं के 3 स्तर बताए हैं, इन स्तरों का सही क्रम क्या है। जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिए। आप कौन से प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसका नंबर जरूर डालिए। चलिए, तो मेलिनोवस्की की आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति का उद्भव मनुष्यों की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। ये बात तो सही है।
अब ये जो आवश्यकताएं हैं इसे 3 कैटेगरी में बांटा है, इसने मैलिनोवस्की ने। अब वो 3 कैटेगरी क्या हैं, उनका सही क्रम क्या है? प्राथमिक आवश्यकताएं, द्वितीयक आवश्यकताएं, तृतीयक आवश्यकताएं, जैविक आवश्यकताएं, व्युत्पन्न आवश्यकताएं, एकीकृत आवश्यकताएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं या आध्यात्मिक आवश्यकताएं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 कैटेगरी में बांटा है। मनुष्य जो संस्कृति हमारी मानव की है, मनुष्यों की 2 आवश्यकताएं हैं, इन्हें पूरा करने का साधन माना है। किसने? मैलिनोवस्की ने। और आवश्यकताएं 3 नहीं है, 3 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए किताबों से जो प्रश्न बनते हैं, मैलिनोवस्की की जो किताबें हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न ज्यादा बड़े बनते हैं। जोड़ी बनाने वाला ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बाद में इसके कूट दिए गए हैं, आपको कूट पता करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एग्रोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलिनेशिया, द कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक। तो बताइए सही आंसर क्या है? ठीक है, जल्दी से जल्दी किताबों को पढ़िए और उसका सही आंसर बताइए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो किताब है द एग्रोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये इन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर जो अध्ययन किया था उसकी बात करती है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, ठीक है, जो परंपरागत समाज थे उसमें जो कानून व्यवस्था है, रेपुक्रेसी है, पारस्परिक निर्भरता है, इसके बारे में विचार प्रकट किया है। ठीक है, यानी ये हो गया 2। सी की बात करें, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलिनेशिया, इसमें इन्होंने मेलिनेशिया समूह जो प्रशांत महासागर के आइलैंड्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है सुना होगा, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। तो मेलिनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, वहाँ की जो नातीदारी व्यवस्था है, लैंगिक संबंध है, इसका अध्ययन किया है अपनी इस किताब में। यानी ये हो गया 4। ठीक है, और डी का क्या हो गया? डी का हो गया 3। यानी सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन, मैलिनोवस्की के कूला विनिमय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, उपहार देने की परंपरा होती है। ठीक है, जो माइक्रोनेशिया जनजाति में या ट्रोबियन नदी समूह के द्वीपों में रहने वाली जनजातियों के बीच में, तो एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो उपहार विनिमय की जो प्रथा है उसी में से एक प्रथा है कूला विनिमय। और कूला विनिमय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा गया है। ये केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक निहितार्थ हैं। इसमें लाल शंख के हार घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, सफेद शंख के बाजूबंद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। कूला विनिमय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत संपत्ति का संचय करना है। तो बताइए कूला विनिमय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहले ध्यान समझिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। तो कूला विनिमय क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। कूला विनिमय में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस प्रकार से उपहारों का वितरण होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और कूला विनिमय का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पूछा गया है उद्देश्य। और एक बार अगर आपको उद्देश्य समझ में आ गया ठीक है, तो ये प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रदीप जी आपका आंसर गलत है, रिंकी जी आपका आंसर भी गलत है। असत्य कथन पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है? पहली बार कूला विनिमय जो होता है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका पर्पस संपत्ति का ग्रहण करना नहीं होता, संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता से जुड़ा होता है। ये कहना कि ये एक व्यक्तिगत संपत्ति का संचय करना इसका उद्देश्य है, ये अपने आप में गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है। उनका मानना था कि सामाजिक संस्थाएं समाज की अमूर्त आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय अंततः व्यक्तिगत मानव की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जब भी आप व्यक्तिवादी प्रकारवादी की बात आती है तो हमेशा मैलिनोवस्की को रेडक्लिफ ब्राउन से तुलना करके पढ़ा जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन व्यक्ति की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि संरचना को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि आपके मैलिनोवस्की सामाजिक संरचना को इतना महत्व नहीं देते, सामाजिक संरचना में व्यक्ति की आवश्यकता और व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा गया। और व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा गया, इसका मतलब क्या है
क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए काम नहीं करती हैं, बल्कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करती हैं। इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा गया है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की द्वारा प्रतिपादित जादू, विज्ञान और धर्म के त्रिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान समझिएगा, उसके बाद इसके कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो जादू, विज्ञान और धर्म के संबंध में इनके क्या विचार हैं, पहले उसको समझिए। विज्ञान का संबंध अपवित्र और अतार्किक क्षेत्र से है, जो दैनिक उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जादू और धर्म दोनों का संबंध पवित्र क्षेत्र से है, दोनों का उद्देश्य अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण पाना है। जादू एक निश्चित व्यवहारिक और व्यक्तिपरक लक्ष्य होता है, जबकि धर्म अपने आप में एक साध्य है जो सामाजिक एकजुटता बढ़ाता है। तो मेलिनोवस्की ने जादू, विज्ञान और धर्म को किस दृष्टिकोण से देखा है, उसके संबंध में कौन सा विचार सही है, फिर आपको कूट का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्न गलत होंगे उन लोगों के जिन्होंने केवल यूथ कंपटीशन पढ़ के बैठे हुए हैं, जिन्होंने केवल डेटाबेस पढ़ के बैठे हुए हैं, जिन्होंने केवल गुप्ता शर्मा जैसी 3rd क्लास किताब पढ़ी हुई है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब पढ़ी है, उनसे ये पेपर जरूर गलत होगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन करते डर लगता है उनको, कथन कारण वाले प्रश्न अगर आ जाते हैं तो। क्योंकि आपको तो पसंद है कौन सा कि सीधा डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लो हमसे, तुर्खिम ने कौन से विषय में स्टडी करी थी, अगस्त कामटे के पिता कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पढ़कर बैठे हुए हैं, पर इस प्रकार के प्रश्नों में गलतियां होंगी। ठीक है, ध्यान समझिए जादू, विज्ञान और धर्म को लेकर। तो पहले आपको तीनों के संदर्भ में मेलिनोवस्की का दृष्टिकोण क्या कहता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो विज्ञान का संबंध अपवित्र और तार्किक क्षेत्र से होता है, जो दैनिक उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, ये तो सही बात है। दूसरा, जादू और धर्म दोनों का संबंध पवित्र क्षेत्र से है और दोनों का उद्देश्य अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण पाना है। अब देखिए यहां पे गलती हो रही है, यहाँ क्या लिखा है, अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण पाना। जादू का पर्पस हमेशा से क्या रहा, अलौकिक शक्तियों को कंट्रोल में करना। धर्म अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था होती है, धर्म में अलौकिक शक्तियों को नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जादू का एक निश्चित व्यवहारिक और व्यक्तिपरक लक्ष्य होता है, ये सही बात है। जादू कभी भी सामाजिक कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए नहीं होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है, अपने पीड़े को खत्म करने के लिए होता है, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। जबकि धर्म का पर्पस व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म सामूहिक एकता की बात करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। यानी सही आंसर क्या होगा, केवल 3, 1 और 3। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सिगमंड फ्राइड के ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की सार्वभौमिकता को चुनौती देने के लिए मेलिनोवस्की ने किस समाज का अध्ययन किया और वहां किस प्रकार का मैट्रिलिनियर कॉम्प्लेक्स पाया गया। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपने सिगमंड फ्राइड के विचार पढ़े हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा पढ़ी है, अगर आपने सामाजिकरण के सिद्धांत पढ़े हैं, तो वहां पर सिगमंड फ्राइड 2 प्रकार की कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। पढ़ा ही होगा आपने इसके बारे में। तो यहाँ पर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की आलोचना करते हुए मेलिनोवस्की कहते हैं कि हर जगह पर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है। उन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर जो अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने एक अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स की बात करी है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है, मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स का विचार किसने दिया है। ठीक है, ये दिया है मेलिनोवस्की ने। अब ये होता क्या है इसको भी समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान द्वीपवासी जहां मामा भांजे के बीच तनाव पाया जाता है, ट्रोबियांडा द्वीप समूह जहां केवल पिता के बजाय मामा सत्ता अनुशासन का मुख्य स्रोत था, नुएर समाज जहां पिता पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर संघर्ष था, टोडा समाज जहां बहुपति विवाह के कारण जटिलता थी। तो सही आंसर क्या है, बेटे देखा जाए तो सबसे आसान होगा आंसर लगाना, क्योंकि यहां पर ट्रोबियांडा द्वीप समूह की बात हो रही। लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ये तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आपने पढ़ा है। तो मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, तो मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स वहां देखने को मिलता है जहां मात्र सत्तात्मक समाज होते हैं, और मात्र सत्तात्मक समाज में सत्ता हमेशा किसके हाथ में होती है, माँ के हाथ में होती है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो बेटा होता है, लड़का होता है, संतान होती है, वो अपने पिता के प्रति नहीं, वो अपनी माता के प्रति समर्पित होता है। और कहीं ना कहीं जो मामा होता है, माता का भाई, इससे उसके रिलेशन में कहीं ना कहीं तनाव पाया जाता है, क्योंकि सत्ता कहीं ना कहीं इस्तेमाल कौन कर रहा है, मामा इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में बेटे का मामा के प्रति क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। क्लियर, यहीं से शुरुआत होती है, इसी को कहते हैं मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, मेलिनोवस्की के संस्कृति के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ संस्कृति की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले 3 कूट को पढ़िए और 3 कूट को पढ़ने के बाद आंसर लगाना है आपको। पहले प्रश्न को देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है ये। संस्कृति एक साधन मूलक उपकरण है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक, जैविक और मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। संस्कृति का कोई भी तत्व तब तक अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक कि वह कोई प्रकार ना कर रहा हो। मेलिनोवस्की ने संस्कृति को एक अधिव्यक्तित और स्वायत्त व्यवस्था माना है जो व्यक्ति से स्वतंत्र है। ठीक है, अब बताइए, इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या केवल डेटाबेस पढ़ने से काम हो जाएगा? ठीक है, अभी आपने देखा कि यूपीएचआरसी का पेपर हुआ, जीडीसी का पेपर हुआ, यूपीपी का पेपर हुआ। वहाँ स्टूडेंट को झटका क्यों लगा? क्योंकि स्टूडेंट को लगा कि यूथ कंपटीशन की किताब हमने पूरी कर ली है, 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, डेटाबेस पढ़ के गए थे, पेपर हाथ से निकल गया। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। यहाँ पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है। यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि आपने मेलिनोवस्की की 4 किताबों के सन याद कर लिए हैं तो पेपर निकल जाएगा, नहीं। पेपर यहीं से ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो बताइए, संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है मेलिनोवस्की का? ठीक है, आंसर दिया कीजिए आपके प्रदीप जी। आपने लिखा है आंसर 9। 9 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी, कुछ तो आंसर लिखिए। तो मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के सिद्धांत के संदर्भ की बात हो रही है। पहली बात समझिए ध्यान से, संस्कृति एक साधन मूलक उपकरण है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक, जैविक और मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ये तो अभी हमने पढ़ा भी था। आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है इसने, आपके मेलिनोवस्की ने, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। संस्कृति का कोई भी तत्व तब तक अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक कि वह कोई ना कोई प्रकार ना कर रहा हो। देखिए, संस्कृति को हमेशा प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखा है। संस्कृति का कोई भी तत्व कभी भी बेकार नहीं होता। हर तत्व समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, संरचना को बनाए रखने में और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। ये बात भी सही है। अब आती है तीसरी महत्वपूर्ण बात, मेलिनोवस्की ने संस्कृति को एक अधिव्यक्तित और स्वायत्त व्यवस्था माना है। यहाँ पर गलती हो जाएगी। मेलिनोवस्की ने संस्कृति को कभी भी ऑटोनोमस नहीं माना है, कभी भी अधिव्यक्तित या स्वायत्त व्यवस्था नहीं माना है। ये विचार है क्रोबर का, इसका विचार है क्रोबर का। आपने पढ़ा होगा ना, इथोस और इडोस की अवधारणा। तो क्रोबर ने संस्कृति को स्वायत्त व्यवस्था माना है, मेलिनोवस्की ने नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही नहीं है। यानी आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, मेलिनोवस्की ने संस्था को अपनी प्रक्रियात्मक व्याख्या की वास्तविक इकाई माना है। उनके अनुसार एक संस्था के निर्माण के लिए कौन से तत्वों का होना अनिवार्य है? अब आप सिलेबस में देखिए, आपका टॉपिक होता है संस्था, समिति, पढ़ा है ना सभी लोगों ने। तो संस्था जब हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में मेलिनोवस्की के विचार आते हैं। और यहाँ पर संस्था का मतलब क्या है? हर वो इकाई जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है। जैसे शिक्षा नामक संस्था है, धर्म नामक संस्था है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, परिवार नामक संस्था है, नातेदारी नामक संस्था है। ये सब संस्थाएं क्या करती हैं? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ठीक है, अब इन संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है इसकी बात हो रही है। इसके निर्माण के तत्व कौन से हैं? अब कौन कौन से तत्व हैं बात हो रही है? चार्टर, क्रमिक, नियम, भौतिक उपकरण, गतिविधियां, प्रकार, संरचना, भूमिका, परिस्थिति, मूल्य, मानदंड, लोकाचार, जनरीति, प्रथा, संस्था, कानून, प्रकृति, समाज, संस्कृति और पर्यावरण। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए अपना। अब यहां से पेपर और सिंपल करके पूछ सकते हैं कि मेलिनोवस्की ने मेलिनोवस्की ने संस्था के निर्माण के कितने तत्वों की बात की? तो मेलिनोवस्की ने संस्था के निर्माण के 6 तत्वों की बात की है। कितने तत्वों की? 6 तत्वों की बात की है। तो एक क्वेश्चन हमारा डेटाबेस क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 6 तत्वों की बात करी है, और वो 6 तत्व कौन से हैं? चार्टर, क्रमिक, नियम, भौतिक उपकरण, गतिविधियां और प्रकार। इन 6 तत्वों की बात करी है मेलिनोवस्की ने। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मेलिनोवस्की ने उद्विकासवादियों द्वारा दिए गए सांस्कृतिक अवशेषों के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्लियर? दूसरा कारण क्या है? उनका मानना था कि समाज में कोई भी सांस्कृतिक तत्व बेकार या केवल अतीत का अवशेष होकर जीवित नहीं रह सकता। यदि वे वर्तमान में हैं तो उसका कोई ना कोई वर्तमान प्रकार्य होगा। उद्विकासी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या है कि संस्कृति के वह तत्व
जो मौजूद तो हैं लेकिन वो काम के नहीं हैं, इसलिए वो शेष मात्र हैं। इस विचार को खारिज कर दिया किसने? मेलिनोवस्की ने, कि संस्कृति का कोई भी तत्व अगर विद्वान है वर्तमान में तो वो अवशेष मात्र नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृति के हर तत्व का कोई ना कोई योगदान जरूर होता है, तभी वो उपस्थित है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुए यहां तक? प्रश्न काफी टफ लग रहे होंगे बहुत से लोगों को, जिन्हें केवल अभी डेटाबेस ही पढ़ा है या जिन्होंने केवल अभी ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने 28 दिसंबर को बैच शुरू हुआ था नोटिफिकेशन के साथ, जिन्होंने 4-5 महीने अच्छे से पढ़ लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है, नोट्स बनाए हुए हैं, उनके लिए तो काफी आसान हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए फ्रंट साइज हो सकता है काफी छोटा दिख रहा हो आपको। मैं थोड़ा हट जाता हूं, पढ़ लीजिए आराम से। पहला है चार्टर, दूसरा है इम्प्रेडिबल ऑफ द एक्चुअल लाइफ, तीसरा है सिस्टमेटिक संबंध, और चौथा है पारस्परिकता का नियम। ठीक है, तो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए टॉपिक है अपने आप में ये, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला आता है चार्टर। चार्टर क्या होता है? भाई किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं, चार्टर जारी होते हैं। जैसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट लागू किया था अंग्रेजों ने, तो चार्टर क्या होता है? संस्था के वो नियम होते हैं जो समाज संस्था को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर एक का क्या हो गया? एक का हो गया 2। ठीक है, इम्प्रोडिबल ऑफ एक्चुअल लाइफ। एक्चुअल लाइफ में क्या बताया मेलिनोवस्की ने? कि रोजमर्रा के जीवन में हमारी जो गतिविधियां होती हैं उसको समझने की कोशिश करी है सहभागी अवलोकन पद्धति से। यानी बी का हो गया 1। ठीक है, सिस्टेमेटिक संबंध, आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण का आधार जहां लेन देन बाध्यकारी संतुलन होता है और सांख्यिक तत्वों का आपस में एक निश्चित समय और स्थान पर प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ना। ठीक है, तो ये हो गया सी का 4। और आदिम समाजों में जहां लेन देन बाध्यकारी संतुलन होता है इसे कहते हैं पारस्परिकता का नियम। यानी डी का 3। यानी सही आंसर क्या हुआ? 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी चीज आपको नई मिल रही हो उसे नोटिंग करते जाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे इस वीडियो को, तो वो आराम सुकून से देखते हैं। यानी आराम से उनको फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे का वीडियो जरूर देखेंगे कि नोटिंग नहीं करेंगे। पर ऐसे 1 घंटे का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग दिन भर 4 से 5 घंटे वीडियो ही देखते हैं, कॉपी खोलते ही नहीं है, नोटिंग करते ही नहीं है। तो इसका मतलब आप 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं अपने। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोटिंग भी करिए। भले ही आपको मालूम हो, भले ही आप एक वीडियो को 4 बार देख चुके हों, लेकिन बार बार नोटिंग जरूर करिए। लिखने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ में आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मेलिनोवस्की ने कूला रिंग के अंतर्गत होने वाले 2 प्रकार के विनिमय बताए हैं। एक था पवित्र उपहारों का विनिमय और दूसरा है समान वस्तुओं का विनिमय। इस सामान्य व्यापारिक लेन देन या वस्तुओं के विनिमय को ट्रोबियांडा वासी किस नाम से पुकारते थे? अब देखिए क्वेश्चन के अंदर बहुत सी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। पहली बात तो कूला रिंग की बात हो रही है। ठीक है, कूला रिंग में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उपहारों का एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। अब 2 प्रकार का विनिमय होता है, एक होते हैं पवित्र उपहारों का और एक होते हैं समान उपहारों का विनिमय होता है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि जो समान व्यवहारों का या समान उपहारों का विनिमय होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो ट्रोबियांडा वासी इस प्रकार के विनिमय को क्या कहते हैं? ठीक है, मवाली, गिम्बाली, सोलवा या पोटलाच? आंसर दिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 13 तक हम पहुंच चुके हैं, अभी तक जवाब आना शुरू नहीं हो पाए हैं। बहुत से लोग अभी 10वां और 11वें क्वेश्चन तक ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर? बहुत सही, तेजी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है गिम्बाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू को 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं जिनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है?
सफेद जादू जो समाज के कल्याण और उत्पादकता के लिए किया जाता है। काला जादू जो व्यक्तिगत ईर्ष्या या शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। संक्रामक जादू जो किसी वस्तु के संपर्क के माध्यम से काम करता है। तो बताइए कौन से जादू का वर्गीकरण की बात करी है। यहाँ बात हो रही है कूड वाले प्रश्न। तो मेलिनोवस्की ने नाम से स्पष्ट है या प्रश्न में ही लिखा गया है, दो प्रकार के जादुओं का जिक्र किया है, सफेद जादू, काला जादू और संक्रामक जादू। तो बताइए कौन से जादू की बात करी है। सही बात तो यह है कि सफेद जादू और काले जादू की बात तो की है मेलिनोवस्की ने, लेकिन संक्रामक जादू की बात नहीं करी है। संक्रामक जादू का विचार प्रकट किया है जेम्स फ्रेजर ने। ठीक है, यानी संक्रामक जादू का उल्लेख नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मेलिनोवस्की की मृत्यु के पश्चात 1944 में प्रकाशित उनकी वह कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे प्रकारवाद का घोषणा पत्र माना जाता है। अब देखिए पहली बात तो किताब का वर्ष भी लिखा हुआ है, किताब की विशेषता भी लिखी हुई है कि क्या कहते हैं उस किताब को, प्रकारवाद का घोषणा पत्र कहते हैं। लेखक का नाम भी लिखा हुआ है, यानी प्रश्न में ही 3 प्रकार की जानकारी आपको दे दी गई है। अब आपको किताब का प्रश्न पूछा गया है, कौन सी किताब है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस, सेक्स एंड रिपरेशन इन सेविज सोसाइटी, एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज। कौन सी किताब थी जो इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, 1944 में पब्लिश हुई, और जिस किताब को प्रकारवाद का घोषणा पत्र कहा गया। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेस। मेलिनोवस्की के अनुसार आदिम समाजों में कानून को बनाए रखने के लिए किसी केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, न्यायालय या पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान समझिएगा, आदिम समाजों की बात हो रही है। आदिम समाजों में न्यायालय कहां से आएगा, आदिम समाजों में पुलिस व्यवस्था कहां से आएगी, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता कहां से आएगी। ये तो बात तो सही है, कारण आदिम आर्थिक और सामाजिक जीवन पारस्परिकता और प्रतिरूपता के ताने बाने से बंधा होता है, जहां एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। तो प्राचीन समाजों में जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको न्यायालय की या पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। वहां हर व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार डिसाइड होते हैं और इसी ताने बाने से व्यवस्था चलती रहती है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप समूहों के जीवन में भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए संदर्भ की अवधारणा दी। उनके अनुसार आदिम समाजों में भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आदिम समाजों में भाषा क्या होती है, विचारों की दार्शनिक और अमूर्त अभिव्यक्ति करना, क्रिया के एक साधन के रूप में कार्य करना, ना कि केवल विचारों का प्रतिबिंब, ऐतिहासिक तथ्यों को लिखित रूप में संचित करना और केवल काव्यात्मक और कलात्मक आनंद प्राप्त करना। तो मेलिनोवस्की का कहना यह था कि जो परंपरागत समाज होते हैं, आदिम समाज होते हैं, यहाँ भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती है। क्लियर, यहाँ भाषा केवल रिकॉर्ड रखने का माध्यम नहीं होती है। यहाँ भाषा हमेशा किसी न किसी क्रिया से जुड़ी होती है। हर एक शब्द का पीछे एक एक्शन होता है। तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, हर एक शब्द का अपना कुछ अर्थ होता है। हर एक क्रिया को समझाने के लिए भाषा का इस्तेमाल होता है। तो भाषा केवल आम संवाद का माध्यम नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की के प्रकारवाद की आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब कौन सा कथन सही है मेलिनोवस्की के प्रकारवाद के संदर्भ में, आलोचना के संदर्भ में, उसके कूट यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला है, रेडक्लिफ ब्राउन ने मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को शुद्ध प्रकारवाद या जैविक प्रकारवाद कहकर आलोचना की है। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट सही है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को क्या कहा, नाम दिया है शुद्ध प्रकारवाद या जैविक प्रकारवाद कहा है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को जैविक प्रकारवाद या शुद्ध प्रकारवाद किसने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मर्टन ने मेलिनोवस्की के प्रकारात्मक अभिप्राय के सिद्धांत को चुनौती दी है। ये बात भी सही है। और तीसरा, मर्टन के अनुसार एक ही सांस्कृतिक तत्व के कई विकल्प हो सकते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि मेलिनोवस्की का मानना यह है कि संस्कृति के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं, निश्चित भूमिका का निर्वहन करते हैं। और उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा कि कौन कौन सी आवश्यकता को पूरा करते हैं। मर्टन कहते हैं ऐसा नहीं है। मर्टन ने प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा भी दी है कि संस्कृति का एक ही तत्व की जगह दूसरा तत्व भी उस भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
जैसे आप देखिए, एक समय परिवार मनोरंजन की भूमिका निभाता था, शिक्षण संस्थानों की तरह काम करता था, परिवरिश में भूमिका निभाता था। लेकिन आधुनिक समय में मनोरंजन गतिविधि और शैक्षणिक गतिविधि का स्थान परिवार का कोई महत्व नहीं रह गया है। स्कूल और आपके नेटफ्लिक्स से लेकर, इंटरनेट से लेकर, सोशल मीडिया, ये सब मनोरंजन के साधन बन चुके हैं। इसका मतलब प्रक्रियात्मक विकल्प हमेशा होता है हर संस्कृति के तत्वों का। ये बात करी है मर्टन ने। यानी कुल मिलाकर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं मेलिनोवस्की के प्रकारवाद की आलोचना करने के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, 19 पे आ चुके हैं हम। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिए, रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखिए कि अगर आपसे 30 से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं और 10-15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब अभी बहुत कुछ बचा है। इसका मतलब अभी भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इसका मतलब केवल आपने डेटाबेस पढ़ के बैठे हुए हैं। अगर आप 35 से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए हैं, हाँ, अगर आप 45 तक पहुंच गए हैं तो समझ जाइए आप आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि इसमें से 50 से 45 अगर आपके हो गए हैं सही आंसर, ठीक है, तो आराम से आप मान के चलिए कि आपके पास कमांड आ चुकी है, आपने सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा हुआ है। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज में सांस्कृतिक संपर्क और सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए एक मॉडल दिया था। इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? अब ये जो किताब थी इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, क्योंकि मेलिनोवस्की का लंबा समय काय में गुजर गया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से उनका अध्ययन काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें लंबे समय तक प्रथम विश्व युद्ध के चलते और सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते लंबे समय तक क्या करना पड़ा, द्वीपों पर लंबे समय तक समय गुजारना पड़ा जनजाति समुदायों के बीच में। इसलिए किताबें, उनकी अधिकतर किताबें जो हैं, देखिए बहुत कम किताबें ऐसी हैं जो उनकी जीते जी पब्लिश हुई हैं, बाद में उनकी किताबें पब्लिश हुई हैं। बाद में 1977 या 78 में जाके उनकी डायरी पब्लिश हुई थी, जिसने पूरी की पूरी मेलिनोवस्की की पूरी इमेज को बर्बाद कर दिया था। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो मेलिनोवस्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज में संस्कृतियों के संपर्क का एक मॉडल दिया। वो मॉडल क्या कहलाता है? द्विआयामी मॉडल, त्रिस्तंभी स्तंभ या 3 कॉलम मैट्रिक्स, सांस्कृतिक विषरण मॉडल या रेखीय परिवर्तन मॉडल। तो क्या कहते हैं उस मॉडल को? तो पहले ध्यान समझिए। मेलिनोवस्की कहते हैं कि जब भी कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो 3 बातें होती हैं। या तो हम संस्कृति को क्या करते हैं, संस्कृति प्रभावित भी होती है, ठीक है, अपनी संस्कृति से भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस पर अपनी संस्कृति का भी प्रभाव होगा, दूसरी संस्कृति का भी प्रभाव होगा, और दोनों संस्कृतियों के मिलने से एक नया कल्चर भी डेवलप होगा। इसे कहा जाता है 3 मैट्रिक्स कॉलम। क्लियर? इसे कहते हैं 3 स्तरीय स्तंभ या आपके 3 कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी जब भी दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो व्यक्ति पर अपनी संस्कृति का प्रभाव भी होता है, दूसरी संस्कृति का प्रभाव भी होता है, और इससे तीसरी नई संस्कृति पैदा भी होती है दो संस्कृतियों के मिलन से। इसे ही कहा जाता है 3 कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मेलिनोवस्की के अनुसार मृत्यु के समय की जाने वाली अंत्येष्टि क्रियाएं केवल शोक प्रकट करने का साधन नहीं है, बल्कि वे समाज के पुनर्गठन का कार्य करती हैं। किसी सदस्य की मृत्यु से समाज में जो मानसिक असंतुलन और विखंडन भय पैदा होता है, धार्मिक कर्मकांड उस सामूहिक संवेग को संभाल कर सामाजिक एकजुटता को पुनः स्थापित करते हैं। ये तो सही बात है। भाई किसी घर में डेथ होती है तो सभी लोग, आस पड़ोस के लोग से लेकर दुश्मनों तक भी सब लोग शामिल हो जाते हैं, पूरा कुल शामिल हो जाता है। ठीक है, उत्सव की तरह देखा जाता है उसे कि भाई अंतिम संस्कार है, क्योंकि 16 संस्कारों में सबसे आखिर संस्कार होता है। तो पूरा कुल, पूरे आस पड़ोस के लोग, पूरे आसपास के गोत्र के लोग, सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है समाज को फिर से संगठित करना। भाई समाज में एक व्यक्ति की भूमिका थी, वो व्यक्ति चला गया तो खाली स्थान आ गया, खाली स्थान आ गया तो व्यवस्था बिखर सकती है। तो व्यवस्था को संगठित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते हैं। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की ने अपनी नृवंशीय विज्ञान की शुरुआत किस समुदाय के अध्ययन से की थी? इसका विवरण उनकी पहली पुस्तक द फैमिली अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स 1913 में मिलता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया। क्वेश्चन का नाम क्या है? पहली पुस्तक। तो मेलिनोवस्की की पहली किताब का नाम क्या है और कब पब्लिश हुई थी? 1913 में पब्लिश हुई थी। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल गया हमें। अब यहाँ पे बात हो रही है किसका अध्ययन किया था। नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इन्हें एब्रोजिन्स कहा जाता है। क्लियर? यहीं पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का अध्ययन किया था, जिन्हें हम एब्रोजिन्स कहते हैं। तो बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। तो
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू की शारीरिक रचना एनाटॉमी ऑफ मैजिक में 3 आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। वे 3 तत्व क्या हैं? ध्यान समझिएगा, जादू की जो पूरी प्रोसेस है इसमें 3 तत्वों की बात करी है। इन 3 तत्वों के बिना जादू नहीं हो सकता। 3 तत्व क्या हैं? जादुई सूत्र या मंत्र, जादुई क्रियाएं या कर्मकांड, जादू की परिस्थिति या पवित्र जादूगर की परिस्थिति या पवित्रता, और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग। तो मेलिनोवस्की कहते हैं जादू करने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं, तभी जादू संपन्न हो पाएगा। पहला है तंत्र मंत्र हो, कुछ ना कुछ उच्चारण किया जाए। दूसरा क्या है? कर्मकांड हो, केवल बैठे बैठे जादू नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपको क्रिया करनी पड़ेगी, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा। और तीसरा, कर्मकांड करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला जादूगर बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जनजातीय समाजों में ओझा की भूमिका होती है। एक वो व्यक्ति होता है जो तंत्र मंत्र करके लोगों को ठीक करता है। तो समाज में, जनजातीय समाजों में उसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसे ही जादूगर भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जादूगर की स्थिति कैसी है समाज में, लोग उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 3 तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा, जादू के लिए। तो पूछा गया है 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 याद रखिएगा, चौथा नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोबियांडा द्वीप समूह में कूला विनिमय चक्र में भाग लेने वाले विभिन्न द्वीपों के बीच की भौगोलिक यात्राएं अत्यंत जोखिम भरी होती थीं। इस यात्रा के दौरान नाव बनाने से लेकर समुद्र में उतरने तक हर चरण पर किए जाने वाले जादू को मेलिनोवस्की ने क्या नाम दिया है? भाई, कूला विनिमय प्रथा क्या होती है? जो आइलैंड है टोबियांडा द्वीप समूह के और मेलिनेशिया आइलैंड्स जो हैं, यहाँ पर हर जनजाति दूसरे जनजाति समुदायों के पास जाकर अपने उपहारों का आदान प्रदान करती है। इसी को कूला विनिमय कहते हैं। देखिए, कूला विनिमय के लिए आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए आपको नाव को बनानी पड़ेगी। तो नाव बनाने से लेकर नाव को पानी में उतारने तक और यात्रा करने तक जो जादू किया जाता है, उस जादू को क्या कहा जाता है? कृषि जादू, कूला जादू, युद्ध जादू या प्रेम जादू? नाम से स्पष्ट है, कूला विनिमय के लिए होने वाला जादू है, तो ये कूला जादू ही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेलिनोवस्की का मानना था कि आदिम समाजों के लोग आर्थिक मानव की शुद्ध पश्चिमी अवधारणा के अनुरूप कार्य नहीं करते। उनकी आर्थिक क्रियाएं सामाजिक उत्तरदायित्व, नातेदारी के कर्तव्य, उपहारों के पारस्परिक आदान प्रदान की जटिल प्रणालियों से जुड़ी होती थीं। ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, प्रश्न का जवाब केवल कुछ लोग दे रहे हैं। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं क्लास में, लेकिन जवाब केवल कुछ लोगों का आ रहा है। पेपर सबने भरा है, आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। 12 तारीख है आज, 2 तारीख को एग्जाम है, 2 अगस्त को, 12 जून से आपके फॉर्म, आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जवाब दे रहे हैं केवल कुछ लोग। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है। मतलब तो मतलब या तो पढ़ा ही नहीं है, या समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है प्रश्न, या पढ़ा है तो केवल डेटा पढ़ के बैठ गए हैं और ये सोच के बैठ गए हैं कि बस ठीक है कि हमने PYQ लगा लिए हैं यूथ कंपटीशन की किताब से, तो हमारा काम हो जाएगा। डेटाबेस पेपर अगर आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अगर ऐसा आ गया तो पेपर सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये जवाब देना शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सभी लोग जवाब दीजिए। मेलिनोवस्की का मानना था कि आदिम समाज के लोग आर्थिक मानव की शुद्ध पश्चिमी धारणा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। ये सही बात है, क्योंकि जो पश्चिमी अवधारणा है उसके हिसाब से मनुष्य आर्थिक गतिविधियों को केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपनी आर्थिक संपन्नता को लिए करता है। यानी पश्चिमी समाज का ये मानना था मेलिनोवस्की का कि पश्चिमी जो आर्थिक मानव का कॉन्सेप्ट वो क्या है, वो केवल लालच के लिए काम करता है, लोभ के लिए काम करता है, वो केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपने उपलब्धि के लिए काम करता है, उसको समुदाय से कोई मतलब नहीं है। जबकि जो आर्थिक क्रियाएं आदिम समाजों में होती हैं वो अपने लिए नहीं होती हैं, वो पूरे के पूरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर की जाती हैं। वहाँ पारस्परिक आदान प्रदान पर जोर होता है, वहाँ खुद अपने लाभ कमाने के लिए काम नहीं होता है, समुदाय के लाभ के लिए काम होता है। ठीक है, यही कारण है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। मेलिनोवस्की ने संस्कृति के तत्वों को समझने के लिए प्रक्रियात्मक एकता के विचार को किस रूप में परिभाषित किया है? तो संस्कृति के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे बार बार संस्कृति आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिट नंबर 1 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में टॉपिक है कल्चर। ठीक है, तो समाज के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करते हैं।
संस्कृति के सभी अंग इस प्रकार से आपस में जुड़े हैं कि एक अंग में परिवर्तन होने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रकारात्मक एकता केवल आधुनिक औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। प्रकारात्मक एकता का अर्थ है समाज में कोई संघर्ष नहीं होता। तो संस्कृति के तत्वों को समझाने के लिए जो प्रकारात्मक एकता का इस्तेमाल किया है मेलिनोवस्की ने, उससे हम क्या स्पष्ट होता है? तो मेलिनोवस्की ने प्रकारात्मक एकता का विचार रखते हुए ये स्पष्ट किया, संस्कृति का कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं होता बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। संस्कृति के हर तत्व एक दूसरे को पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं। एक तत्व में भी अगर परिवर्तन आएगा तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही बिखर जाएगी। अगर आपकी परिवार नामक संस्था कमजोर हो जाए तो विवाह आश्रम संस्था भी कमजोर हो जाएगी, नातेदारी नामक संस्था भी कमजोर हो जाएगी और कहीं ना कहीं सामाजिकरण नामक संस्था भी कमजोर हो जाएगी। यानी संस्कृति के एक तत्व में परिवर्तन आने से पूरी की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि संस्कृति के हर तत्व क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। इसी को ही प्रकारात्मक एकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलिनोवस्की के अनुसार जब कोई पश्चिमी संस्कृति किसी आदिम या गैर पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आती है तो परिणाम क्या होता है? अभी आपने समझा था इस बारे विचार को, ठीक है। खासकर ये अफ्रीकी समाज में जो अध्ययन हुआ मेलिनोवस्की का, उस पर यह विचार प्रकट किया था उन्होंने। तो मेलिनोवस्की कहते हैं जब भी कोई पश्चिमी संस्कृति किसी आदिम या गैर पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आती है तो क्या परिणाम होगा? दोनों संस्कृतियों का यांत्रिक मिश्रण होगा। एक पूरी तरह से नई संस्कृति या तृतीय संस्कृति का जन्म होगा। आदिम संस्कृति बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा परिणाम होगा? तो मेलिनोवस्की यहाँ पर यह कहते हैं कि जब भी कोई पश्चिमी संस्कृति किसी भी आदिम या किसी गैर पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, प्रभावित जरूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन दोनों संस्कृतियों का यांत्रिक मिश्रण हो जाए ऐसा नहीं होता। दूसरा, आदिम संस्कृति बिना किसी प्रतिरोध के समाप्त हो जाती है, ये एक बात भी गलत है। अगर ऐसा होता दुनिया की सभी संस्कृतियां खत्म हो चुकी होती। ब्रिटेन ने दुनिया के बहुत से देशों पर कब्जा किया। सही आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन 2। हमेशा जब भी ऐसा होता है एक नई संस्कृति उभर कर सामने आती है। तो यही इनकी स्टडी का आधार भी था। अफ्रीका में इन्होंने यही देखा कि अफ्रीका में जैसे ही अफ्रीका के देशों में अफ्रीकी की जनजातीय समुदायों में पश्चिमी संस्कृतियों के संपर्क में आए तो एक नई संस्कृति डेवलप हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की के प्रकारवाद में मुख्य अंतर क्या है? जब भी आप मेलिनोवस्की पढ़ते हैं हमेशा प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन से तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़िएगा, तभी आप दोनों के संबंध को अच्छे समझ पाएंगे और तभी आप दोनों के प्रकारवाद को अंतर कर पाएंगे। एक दूसरे को पढ़ने के बाद ही आप रेडक्लिफ ब्राउन को अगर आपको पढ़ना है तो मेलिनोवस्की को पहले पढ़िए, और मेलिनोवस्की को पढ़ रहे हैं तो रेडक्लिफ ब्राउन से तुलना करते हुए जरूर पढ़िएगा। दोनों के प्रकारवाद में अंतर क्या है? ब्राउन व्यक्ति की आवश्यकताओं पर बल देते हैं जबकि मेलिनोवस्की सामाजिक संरचना पर। यह गलत है। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना पर जोर देते हैं और मेलिनोवस्की व्यक्ति की आवश्यकताओं। दूसरा, ब्राउन समाजशास्त्रीय संरचनात्मक प्रकारवाद के समर्थक हैं जबकि मेलिनोवस्की मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रकारवाद के। मेलिनोवस्की इतिहास को महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि ब्राउन उद्विकास को। दोनों के सिद्धांतों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। तो मूल अंतर क्या है? मूल अंतर है वो है सोच का। ठीक है, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, वो संरचना को अहम स्थान देते हैं, जबकि मेलिनोवस्की कैसे हैं? मेलिनोवस्की मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रकारवादी हैं। वो व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं व्यक्ति की और आवश्यकताओं पर फोकस करते हैं। तो मूल अंतर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू और धर्म दोनों ही मनुष्यों को संकट और अनिश्चितता के समय संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछिए। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू और धर्म दोनों ही मनुष्यों को संकट और अनिश्चितता के समय संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। ये बात तो सही है। चाहे जादू हो या विज्ञान हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि देता है। दोनों ही मनुष्यों को एक ऐसी अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं जो उनके सांसारिक ज्ञान की सीमाओं के पार होती है। जब भी व्यक्ति संकट में होता है, दुविधा में होता है, अनिश्चितता की स्थिति में होता है, चाहे वो जादू हो चाहे वो धर्म हो, दोनों ही कहीं ना कहीं उस सीमा से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति को कोई समाधान नजर नहीं आता, जब व्यक्ति का समाधान उसकी सीमाओं से पार होता है, जब व्यक्ति का संतुष्टि का लेवल चरम अवस्था पर होता है, तब ये विज्ञान और धर्म दोनों ही धर्म और जादू दोनों ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये किसका विचार है? मेलिनोवस्की का। ठीक है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की
व्याख्या भी करता है। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप समूहों के बीच निषिद्ध या टैबू के सामाजिक महत्व को स्पष्ट किया। उनके अनुसार टैबू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टैबू का मतलब क्या होता है? निषेध, जो नहीं करना है। ठीक है, समाज में राजा की शक्ति को बढ़ाना ये टैबू नहीं है। समाज को जादुई व्यवस्था की पवित्रता को बनाए रखना और खतरनाक संवेगों पर नियंत्रण करना, आर्थिक उत्पादन को जानबूझकर कम करना, बाहरी लोगों को समाज में प्रवेश करने से रोकना। तो आप देखिए, निषेध की अवधारणा में हमने दुर्खिम में भी पढ़ा था। निषेध का मतलब क्या होता है? अपवित्र चीजों को पवित्र चीजों से अलग करना, ये निषेध है। जैसे आप चप्पल जूता पहनकर, ठीक है, मंदिर में प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक निषेध है कि भाई जूता चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना है। यानी हमेशा पवित्र चीजों को बचाने के लिए, अपवित्र चीजों को दूर रखने के लिए टैबू बनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की की क्षेत्रीय कार्य पद्धति के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अब फील्ड वर्क की बात आती है तो फील्ड वर्क में सबसे बड़ा योगदान है, सहभागी अवलोकन में फील्ड वर्क में किसका सबसे बड़ा योगदान है? वो है मेलिनोवस्की का। तो कौन सा 3 मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं? पहला, जब वंशी विज्ञानी के पास वैज्ञानिक उद्देश्य होना चाहिए, उसे खुद को अच्छे अनुसंधान की परिस्थितियों में रखना चाहिए, उसे डेटा एकत्रित करते और फिक्स करने के लिए विशेष वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। तो भाई किसी भी क्षेत्र फील्ड वर्क में कौन से 3 मार्गदर्शक की बात करी है? तो मेलिनोवस्की कहते हैं पहली बात तो आपके पास एक वैज्ञानिक उद्देश्य होना चाहिए। अध्ययन करने वाले व्यक्ति के पास बिना उद्देश्य के अध्ययन नहीं हो सकता। दूसरा, आपको खुद को अच्छे अनुसंधान की परिस्थितियों में रखना चाहिए, अपने दृष्टिकोण से नहीं, जबकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की परिस्थितियों को देखिए, अपने आप को उस फील्ड की परिस्थितियों में ढालने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, डेटा एकत्रित करते समय हमेशा वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल कीजिए ताकि वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो सके, वैज्ञानिक अध्ययन हो सके। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, तीनों की बात करी है। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू का मंत्र या शब्द उसकी वास्तविक शक्ति है। आदिम मनुष्य का यह विश्वास था कि शब्दों में चीजें बदलने की शक्ति होती है। कभी कभी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, शब्दों में चीजों को बदलने की शक्ति होती है। जादू के संबंध में ये विचार किसका है? ये विचार है मेलिनोवस्की का। इसे कहते क्या है? इसको थोड़ा समझ लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने पेपर देखेंगे आप, यूपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर होता था, इस समय प्री होता था 2011 से पहले, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। भाषा का दार्शनिक सिद्धांत, शब्दों की जादुई प्रभावकारिता, भाषा का उद्विकास या पवित्र प्रतीकवाद। तो इसे कहा जाता है वर्ड मैजिक इफिशिएंसी। ठीक है, वर्ड मैजिकल इफिशिएंसी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड मैजिकल इफिशिएंसी का विचार किसने दिया है? ये दिया है मेलिनोवस्की ने, कि हर शब्द की कुछ प्रभावकारिता होती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना श्लोक पढ़ते हैं, या जब देखिए घर में जब कोई हवन कराते हैं, तो घर में हवन ये का मतलब ये नहीं कि लकड़ी जला ली और घी और डालना शुरू कर दिया, हवन सामग्री डालना शुरू कर दिया। उसके लिए जो मंत्र उच्चारण होता है, वो इसके लिए कोई आप महंत को, पुजारी को, पंडित जी को बुलाते हैं, क्योंकि वो उच्चारण करना आपको नहीं आता है, आप किताब से पढ़ के उच्चारण नहीं कर सकते। यानी हर शब्द के पीछे एक शक्ति होती है, प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक पहुंच गए थे हम, 31 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मेलिनोवस्की ने टोटमवाद की व्याख्या पूरी तरह से अमूर्त सामाजिक चेतना के रूप में की है, जैसा कि दुर्खिम ने की थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब भी टोटम आता है तो मेलिनोवस्की और आपके याद रखिएगा दुर्खिम के विचारों की तुलना होने लगती है। मेलिनोवस्की ने टोटमवाद की व्याख्या पूरी तरह से अमूर्त सामाजिक चेतना के रूप में की है, जैसा कि दुर्खिम ने की थी। कारण, मेलिनोवस्की का मानना था कि टोटमवाद का उदय उन वनस्पतियों, जीवों की उपयोगिता और जैविक महत्व के कारण होता है जो मानव उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ में आ गया तो पेपर निकल जाएगा। पहले ध्यान समझिएगा, ये तो सही बात है कि मेलिनोवस्की भी टोटमवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन वो दुर्खिम की तरह नहीं सोचते हैं। दुर्खिम टोटम को रहस्यमयी अलौकिक शक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि मेलिनोवस्की टोटम को प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके महत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं, ना कि एक आमूर्ति या सामूहिक चेतना के रूप में। ये ऑप्शन ए तो अपने आप में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि मेलिनोवस्की उसे किस रूप में देखते हैं? जैसे हम देखते हैं, हम नीम की पेड़ की, हमने हमने बरगद के पेड़ की पूजा करते थे, बट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा होती है। ठीक है, हमारे हमारे धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में क्या होता है? देखिए, गाय की पूजा होती है, सबकी चीजें होती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको हमें उपयोगिता समझी कि हमारे लिए उपयोगी है, हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के लिए उपयोगी है, हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी है।
तो हमेशा टोटम हमेशा उपयोगिता के दृष्टिकोण से के प्रति समर्पित होते हैं लोग, ना कि सामूहिक चेतना या अलौकिक शक्ति इतना। दुर्खिम कहते हैं कि टोटम के प्रति लोगों में रहस्यमयी अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास होता है, जबकि मेलिनोवस्की कहते हैं कि नहीं, उसमें कोई रहस्यमय अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि वो आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप उसको मानते हैं। इस कारण से टोटमवाद के चंद्र में मेलिनोवस्की और दुर्खिम के विचार क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ए गलत है और आर सही है। मेलिनोवस्की की संस्थागत ढांचे के अंतर्गत भौतिक उपकरण के रूप में क्या शामिल है? ठीक है, संस्था के कानूनी नियम, संस्था की गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक धन, संपत्ति, औजार, भौतिक स्थान, मानव की आंतरिक मनोवैज्ञानिक इच्छाएं या धार्मिक और जादुई मंत्र। नाम से स्पष्ट है भौतिक उपकरण की बात हो रही है, और भौतिक उपकरण की बात हो रही है मतलब वो चीजें जो क्या है, मूर्त हैं, अमूर्त नहीं, मूर्त हैं, दिखाई देती हैं। तो किसी भी सामाजिक संस्था को चलाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, संसाधन होना चाहिए, तकनीक होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की की पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेविस सोसाइटी 1927 के मुख्य निष्कर्षों में क्या सत्य है? तो किताब भी मालूम होना चाहिए और किताब की विषय वस्तु क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात तो किताब किसने लिखी है? मेलिनोवस्की ने। पब्लिश कब हुई? 1927 में। क्योंकि मेलिनोवस्की की किताबों से प्रश्न जब बनते हैं, जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक जगह किताबें लिखी होंगी, आगे उसमें सन लिखे होंगे। और मेलिनोवस्की की बहुत सी किताबें उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते वो अपनी किताबों को पब्लिश नहीं करा पाए थे, तो उनकी किताबें हमने डायरी के फॉर्म में रही। ठीक है, तो सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेविस सोसाइटी 1927 में लिखी गई। इस किताब का निष्कर्ष क्या है? ये फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की मानव शास्त्रीय परीक्षा है। ये प्रमाणित करती है कि मात्र सत्तात्मक समाजों जैसा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। ये दर्शाती है कि यौन दमन हर संस्कृति में एक ही तरीके से काम करता है। अब ध्यान समझिएगा कौन सा कथन सही है इनकी किताब के संदर्भ में, किताब के निष्कर्ष के संदर्भ में। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये फ्राइड के मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक सिद्धांत की मानव शास्त्रीय परीक्षा है, ये बात सही है। यहाँ पर इन्होंने फ्राइड का जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसकी समीक्षा की है। और दूसरा ये प्रमाणित किया है कि हर समाज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अभी आपने देखा था ट्रोबेंडा द्वीप समूह में अध्ययन करते हुए इन्होंने मैट्रिनियल कॉम्प्लेक्स की बात करी है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है कि यौन दमन की हर संस्कृति में एक तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं है। हर संस्कृति में एक ही तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता। हर संस्कृति के अपने अपने तत्व होते हैं, इसलिए हर जगह पर एक ही परिस्थिति एक ही तरीके से काम नहीं कर सकती। ठीक है, यही कारण है कि सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं हो सकता। मेलिनोवस्की के अनुसार व्युत्पन्न आवश्यकताएं पूरा करने के लिए संस्कृति जो प्रतिक्रिया देती है उसे वे साधन मूलक अनिवार्यताएं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलिखित है? तो भाई मानव संस्कृति का उद्देश्य क्या है? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना। आवश्यकता कितनी कैटेगरी है? 3 प्रकार की कैटेगरी है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब 3 प्रकार की कैटेगरी में कैटेगरी है व्युत्पन्न आवश्यकता, इसे पूरा करने के लिए साधन अपनाया जाता है, उसकी बात हो रही। आर्थिक संगठन, मानव व्यवहार का नवीनीकरण, उपभोग। सामाजिक नियंत्रण, व्यवहार का संहिताकरण, विनियमन। शिक्षा, नए सदस्यों का समाजीकरण, संस्कृति का हस्तांतरण। डी उपरोक्त सभी सही सुमेलिखित हैं। तो व्युत्पन्न आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जब हम जो साधन अपनाते हैं उन साधनों से प्रश्न पूछा गया है। तो मानव व्यवहार का नवीनीकरण करने के लिए आर्थिक संगठन होता है, व्यवहार का संहिताकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण होता है, और सदस्यों का समाजीकरण करने के लिए शिक्षा नामक संस्थाएं होती हैं। यानी कुल मिलाकर उपरोक्त सभी क्या है? सुमेलिखित हैं। कथन है मेलिनोवस्की ने इतिहास की सट्टा पद्धति की तीव्र आलोचना करी है। अब ये सट्टा पद्धति क्या होती है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। कारण क्या है? उनका तर्क था कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के बजाय वर्तमान में जीवित समाजों का प्रत्यक्ष अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सट्टा पद्धति मतलब क्या होता है? मेलिनोवस्की ने देखा कि अधिकांश समाजशास्त्री प्राचीन समाजों के अध्ययन करने पर ध्यान दे रहे थे, प्राचीन व्यवस्था को समझने पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, यानी एक प्रकार से समाजशास्त्र से निकलकर इतिहास के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे थे। उन इस बात की उन्होंने आलोचना करी क्योंकि वो सहभागी अवलोकन के समर्थक हैं, वो फील्ड स्टडी के समर्थक हैं। तो मेलिनोवस्की का मानना यह था कि फील्ड में जाकर वास्तविक अध्ययन को करना चाहिए, ना कि इतिहास को रोना चाहिए। तो सट्टा पद्धति मतलब कि इतिहास में क्या हुआ है, इतिहास के दृष्टिकोण से समाज को मत देखिए, वर्तमान संदर्भ में समाज को देखना, इसे कहते हैं सट्टा पद्धति का विरोध।
तो मेलिनोवस्की ने सड्डा पद्धति का विरोध किया है कि समाज को समझना है तो वर्तमान संदर्भ में समझिए, फील्ड स्टडी करिए, सहभागी अवलोकन करिए और वर्तमान समाज को समझकर उनकी समस्याओं को समझिए, उनकी कल्चर को जानने की कोशिश कीजिए, ना कि इतिहास के दृष्टिकोण से चीजों को देखिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की के अनुसार आदिम समाजों में उपहारों के आदान प्रदान में शुद्ध उपहार जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके अनुसार शुद्ध उपहार के सबसे निकट की श्रेणी कौन सी है? पहली बात तो प्योर गिफ्ट कुछ होता ही नहीं है शुद्ध उपहार, लेकिन अगर शुद्ध उपहार मान के भी चलें तो कौन सा शुद्ध उपहार होगा? ठीक है, खुला रिंग में मवाली का विनिमय, पति द्वारा पत्नी और बच्चों को दी जाने वाला उपहार, राजा को दी जाने वाली बलि या गिम्बाली के तहत की जाने वाला व्यापार। तो आपने देखा कि भाई खुला विनिमय में जो व्यापार विनिमय होता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, खुला रिंग विनिमय कहते हैं जिसे। और इसमें जो उपहार होते हैं वो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, वो पारस्परिक निर्भरता से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें कोई शुद्ध उपहार नहीं होता। लेकिन वो उपहार जो अपने घर वालों को देते हैं, पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, उसे कहा गया है शुद्ध उपहार। तो शुद्ध उपहार का मतलब क्या हुआ? जो एक परिवार के भीतर पति द्वारा पत्नी को, बच्चों को दिया गया गिफ्ट है, इसे ही प्योर गिफ्ट कहा जाता है, शुद्ध उपहार की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, मेलिनोवस्की ने संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत में 3 प्रकार के विक्रात्मक अपरिहाय इसके स्तर बताए हैं। एकीकृत अनिवार्यताएं के अंतर्गत कौन सा तत्व आता है? ध्यान से समझिए, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए फिर से एक बार। मेलिनोवस्की ने संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत में 3 प्रकार के प्रकारात्मक अपरिहाय के स्तर बताए हैं। यानी संस्कृति के 3 प्रकार के अपरिहाय होते हैं या 3 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, इसमें एकीकृत अनिवार्यताएं कौन सी हैं? तो संस्कृति, इन चीजों के मिले बिना संस्कृति बन नहीं सकती, और संस्कृति जब भी बनेगी, संस्कृति का जो भी काम होगा इन 3 चीजों को लेकर होता है। क्या क्या चीजें हैं? पहला है कला, खेल, खेल कूद, धर्म और जादू, और ज्ञान और विज्ञान की प्रणालियां, पुलिस और सेना। तो बताइए 3 प्रकार के ऐसे कौन से प्रकार हैं जो संस्कृति के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं और संस्कृति का प्रक्रियात्मक पहलू को स्पष्ट करते हैं, जिनके बिना संस्कृति बन नहीं सकती। ठीक है, तो अब बताइए, कोड दिए गए हैं आपके सामने। देखिए, कला है, खेल कूद है, धर्म है, जादू है, ज्ञान है, विज्ञान है, ये सभी कुछ मिलकर संस्कृति के तत्व हैं। ये सभी सांस्कृतिक तत्व मिलकर पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। देखिए, पुलिस और सेना जो है वो आधुनिक व्यवस्था के तत्व हैं, ये संस्कृति के तत्व नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था के तत्व हैं। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या है? ये तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, मेलिनोवस्की के मरणोपरांत प्रकाशित उनकी डायरी ए डायरी इन द स्टैटिक साइंस ऑफ द टर्म्स 1967 के प्रकाशन से अकादमिक जगत में भारी विवाद क्यों खड़ा हो गया था? क्योंकि आप जानते हैं मेलिनोवस्की की डेथ तो पहले हो चुकी थी, 1942-43 में डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी अधिकांश किताबें उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, क्योंकि वो समय मिला ही नहीं उन्हें, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते किताबें प्रकाशित कराने का। बाद में 1967 में उनकी डायरी थी जो उन्होंने अपने पूरे फील्ड वर्क में पूरे सहभागी अवलोकन पद्धति का अध्ययन करते हुए लिखी थी। ठीक है, टोबियाना द्वीप समूह से लेके जहाँ भी अध्ययन किया उन्होंने, जब ये पब्लिश हुई तो पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। मेलिनोवस्की को जहाँ पर अभी तक एक ऐसा व्यक्ति माना जा रहा था जो फील्ड वर्क करता है और जिसका नज़रिया काफ़ी यूनिक है, जिस व्यक्ति का नज़रिया काफ़ी अपने आप में सहिष्णु है, अचानक से उनकी डायरी पब्लिश होने के बाद से उनके प्रति लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रकारवाद के सिद्धांतों को गलत बताया? नहीं, क्योंकि ये डायरी टोबियाना द्वीप समूह के प्रति उनके व्यक्तिगत पूर्वग्रहों, कुंठाओं और नस्लीय शब्दों के प्रयोग को उजागर करती थी, जिसने तटस्थ अनुसंधान की छवि को चुनौती दी। क्योंकि इसमें कूला रिंग को एक काल्पनिक घटना बताया गया था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे कभी टोबियाना द्वीप गए ही नहीं थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। एक तरफ तो वो टोबियाना द्वीप समूह में कूला विनिमय प्रथा के बारे में बताते हैं, टोबियाना द्वीप समूह के बारे में अच्छी बातें कहते हैं अपनी किताबों में, बल्कि वहीं अपनी डायरी में नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं, उनको ओछी नजरों से देखते हैं, जनजाति समुदायों को, टोबियाना द्वीप के लोगों को, उनके कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी डायरी में। जब ये डायरी पब्लिश हुई तो कहीं ना कहीं उनका पूरा नजरिया, ये तटस्थ अनुसंधान की जो बात कर रहे थे, वो बार बार वैज्ञानिक अनुसंधान की जो बात कर रहे थे, पूर्वाग्रहों को अलग हटकर रखने की बात कर रहे थे, जबकि उनकी डायरी में इस बात को झलक देखने को मिली कि वो खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, वो खुद नस्लवादी अवधारणा से ग्रसित थे। ठीक है,
इसी कारण 1967 में ये किताब पब्लिश हुई तो औद्योगिक अकेडमिक जो वर्ल्ड होता है उसमें एक प्रकार से तहलका मच गया। एक आदमी जो 1943, 42, 43 में जिसकी डेथ हो गई, इसने अपने जीवन के 16-18 साल केवल फील्ड स्टडी में गुजार दिए, उसकी सोच ये थी। मेलिनोवस्की के अनुसार जादू हमेशा व्यक्तिगत या निजी कार्य होता है, जबकि धर्म हमेशा सामूहिक गतिविधि होती है। ये तो सही बात है। जादू का उद्देश्य विशिष्ट व्यवहारिक व संकीर्ण होता है, जबकि धर्म का उद्देश्य व्यापक संपूर्ण समाज की भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा होता है। ये बात भी सही है। भाई जादू का पर्पस, जादू व्यक्तिगत क्रिया है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसी व्यवहारिक या किसी भी संकीर्ण उद्देश्य से जुड़ी होती है। कोई नौकरी मिल जाए, ठीक है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी होती है। जबकि धर्म क्या होता है? सामूहिक गतिविधि होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा समाज की भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा होता है, समाज की एकता की भावना से जुड़ा होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप समूह के समाज में जादूगर की परिस्थिति को बहुत ऊंचा माना है। उनके अनुसार टोकोका, याद रखिएगा, टोकोका कौन है? अब ध्यान से पहले चीज को समझिए। अभी आपने पढ़ा था कि जादू को संबंध में 3 तत्वों की बात करी थी कि तंत्र मंत्र होना जरूरी है, कर्मकांड हो और जादूगर की परिस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हो। तो जादूगर की परिस्थिति बहुत ऊंची मानी है तीनों चीजों के लिए, जादू के 3 तत्वों में। तो जादूगर ऐसा क्या है? जादूगर की परिस्थिति अगर ऊंची है तो उसमें टोकोका कौन होता है, इसको क्वेश्चन पूछा गया है। कबीले का मुख्य राजनीतिक नेता या राजा होता है। वह कुशल नाविक जो कूला यात्रा का नेतृत्व करता है। वह विशिष्ट जादूगर जो बागवानी कृषि के लिए जादू को विशेषज्ञ होता था। कबीले का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसे टकोका कहते हैं। तो टोकोका का मतलब है मेलिनोवस्की के अनुसार वो व्यक्ति जो कृषि कार्य के समय, बागवानी के समय क्या करता था? तंत्र मंत्र करता था ताकि फसल का उत्पादन बढ़े, फसल ज्यादा अच्छी फसल हो, फसल में कीड़े ना लगे, ठीक है, बम्पर उत्पादन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस बात को लेकर इसे कहते हैं टोकोका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है किताबों से। किताबों को अच्छे से पढ़िए और फिर इसकी फील्ड आपके कोड दिए गए हैं, कोड के हिसाब से चीजों को जमाना है आपको। ठीक है, तो पहली किताब का नाम क्या है? मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ आपके कल्चरल कॉन्टेक्ट इन अफ्रीका, कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक, एरोगेंट्स ऑफ द वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक, द फ्रीडम ऑफ सिविलाइजेशन। 4 किताबें हैं, इस 4 किताबों के आपको आंसर जमाने हैं सही तरीके से। पहली हम बात करें, पहली किताब क्या है? मेथड ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर एंड कॉन्टेक्ट इन अफ्रीका। ये अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ के साथ किया गया जो कार्य था, फील्ड वर्क था, उसके लिए लिखी गई थी। ठीक है, बड़ा आसान हो गया। कोरल गार्डन एंड दियर मैजिक, कोरल गार्डन और दियर मैजिक क्या थी, ये क्लियर होना चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ट्रोबियांडा भाषा की भाषाई व्याख्या, ठीक है, और आपके मेलिनोवस्की द्वारा लिखित अंतिम दार्शनिक राजनीतिक पुस्तक। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण है फ्रीडम ऑफ सिविलाइजेशन, डी की बात करें। डी जो है सबसे आखिरी किताब मानी जाती है, याद रखिए, इनकी मृत्यु से पहले पब्लिश हो चुकी थी, याद रखिएगा। ठीक है, डी का 2। एग्रीमेंट इन द वेस्टर्न पैसिफिक, इसका जो किताब की कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो किसने लिखा था? इसकी प्रस्तावना लिखी थी जेम्स फ्रेजर ने, याद रखिएगा। तो सी का हो गया 1 और बी का हो गया 4, 3 4 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संस्थाएं बनती हैं वे समाज की मशीनरी की तरह काम करती हैं। इस संदर्भ में चार्टर के बारे में क्या सही है? तो अभी आपने पढ़ा था कि भाई पहली बात तो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति भूमिका निभाती है, ठीक है, और संस्कृति के लिए संस्थाएं काम करती हैं संस्कृति को बनाए रखने के लिए। तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संस्कृति की है और संस्कृति के आधार पर संस्थाएं बनती हैं और संस्थाएं के लिए 6 तत्वों की आवश्यकता होती है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। उन 6 तत्वों में पहला तत्व होता है चार्टर। तो चार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, चार्टर की क्या विशेषता है या चार्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चार्टर किसी संस्था का वह घोषित उद्देश्य या मूल्य प्रणाली है जो समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। चार्टर के बिना कोई भी मानवीय समूह संगठित संस्था का रूप नहीं ले सकता। चार्टर हमेशा लिखित कानूनी दस्तावेज होता है। तो पहले ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। मेलिनोवस्की के अनुसार हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? संस्थाओं की होती है। हर संस्था के निर्माण के 6 तत्व होते हैं। उसका पहला तत्व होता है चार्टर।
चार्टर वो नियम होते हैं जो संस्थाओं को तय करते हैं। हर संस्था में क्या भूमिका होगी, संस्था में व्यक्ति की कार्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, संस्था का निर्माण कैसे होगा, संस्था कैसे संचालित होगी, इन सब बातों को कहते हैं चार्टर यानी नियम। यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है कि चार्टर के बिना कोई भी संस्था बन नहीं सकती। बिना नियमों की संस्था कैसे बनेगी? विवाह के अपने नियम हैं, परिवार के अपने नियम हैं, शैक्षणिक संस्थानों के अपने नियम होते हैं, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं के अपने नियम होते हैं, तो बिना नियम की संस्था नहीं बन सकती। लेकिन चार्टर हमेशा लिखित कानून होता है, ये गलत है। क्या परिवार के विवाह के नियम लिखित हैं क्या? नहीं, अलिखित नियम में चले आ रहे हैं परंपराओं के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर नहीं है, 1 और 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। मेलिनोवस्की ने ज्ञान के 2 रूपों को स्वीकार किया, पवित्र ज्ञान और अलौकिक। उनके अनुसार लौकिक ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? 2 प्रकार की ज्ञान की बात करी, एक होता है पवित्र ज्ञान और एक होता है अलौकिक ज्ञान। देखिए, लौकिक ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जादुई मंत्रों का संकलन, प्रोबियांडा वासियों का मौसम, मिट्टी, फसलों के प्रकार, नाव निर्माण के व्यवहारिक वैज्ञानिक ज्ञान, धार्मिक मृतक और दंत कथाएं, पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क करने की विधि। एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है अपवित्र ज्ञान। अपवित्र ज्ञान या लौकिक ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, कि हम नाव को समुद्र में उतारेंगे, उससे पहले धार्मिक क्रियाएं करेंगे, बीज बोने से पहले धार्मिक क्रियाएं करेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा टोकोका के बारे में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेलिनोवस्की के अनुसार मिथक आदिम समाजों में केवल मनोरंजन या काल्पनिक कहानियां नहीं हैं। जो मिथक रचे गए हैं, मिथक का विज्ञान आपने पढ़ा है, मिथक के विचार है मेलिनोवस्की के, तो मेलिनोवस्की कहते हैं कि मिथक वो नहीं है, याद रखिएगा, जो आदिम समाजों में केवल कहानी किस्से नहीं है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है मिथक। मिथक सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठान, व्यवहारिक नियमों, नैतिक मूल्यों का प्रक्रियात्मक चार्टर प्रदान करने की वैध बनाते। दुनिया के सभी समाजों में देखिए, बच्चों को बचपन से कुछ कहानियां सुनाई गई। उन कहानियों में कोई ना कोई महापुरुष होता था, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके, बच्चों को मोरल मिल सके, नैतिकता डेवलप हो सके, बच्चों में ईमानदारी की भावना पैदा हो सके, राष्ट्रभक्ति पैदा हो सके। तो कहानी किस्सों से हमेशा मिथक रचे गए हैं और मिथकों में नायक की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। ये तो क्लियर है। ठीक है, बात यहीं से शुरू होती है। तो मेलिनोवस्की कहते हैं कि मिथक केवल मनोरंजन के लिए रचे गए हैं। मिथक का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के अनुष्ठानों को, व्यक्ति को व्यवस्था के प्रति, अनुष्ठानों के प्रति, संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके। अगर बच्चे के मन में बचपन से ही मिथक नहीं होंगे अपने पूर्वजों के प्रति, अपने नायकों के प्रति, तो एक अव्यवस्था फैल सकती। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेलिनोवस्की ने कूला विनिमय के दौरान दी जाने वाली 2 वस्तुओं, मवाली और सोलवा के बारे में बताया। सही बात है। जब कोई व्यक्ति एक बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करता है, तो उसके बदले में तुरंत या कुछ समय के बाद प्रति उपहार, काउंटर गिफ्ट दिया जाता है। उसे ट्रोबियंडा भाषा में क्या कहते हैं? तो आपने ये तो सुना है मवाली और गोवाली क्या होता है, सोलवा क्या होता है, मवाली क्या होता है। बाजूबंद होते हैं, इस प्रकार के शंख की बनी वस्तुएं होती हैं, सोलवा और मवाली, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन जब गिफ्ट दिया जाता है और गिफ्ट के बदले में रिटर्न गिफ्ट या काउंटर गिफ्ट मिलता है, उस काउंटर गिफ्ट को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। योफी, बागा, कडुगा या लासी? ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर देखिए ऑप्शन बहुत छोटा सा है। इसी से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने सोलवा मवाली के बारे में सुना हुआ है कि कौन सा बाजूबंद है और कौन सा क्या होता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि गिफ्ट देना और काउंटर गिफ्ट देना, जैसे आजकल होता है ना, बर्थडे में जाते हैं बच्चों के तो रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं बच्चों को। याद रखिएगा, आपने गिफ्ट दिया, बदले में काउंटर गिफ्ट भी मिला आपको, तो ये काउंटर गिफ्ट क्या कहलाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। इस काउंटर गिफ्ट को कहते हैं योफी। क्या कहते हैं? योफी। यानी आपने जो गिफ्ट दिया था, प्रारंभिक गिफ्ट कहेंगे, जिसे प्राइमरी गिफ्ट कहा जाता है, वो कहलाता है वागा, और बदले में जो काउंटर गिफ्ट मिलता है उसे कहते हैं योफी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो प्रति उपहार है उसे आपने क्या नाम दिया? योफी। और जो पहला उपहार दिया गया था, प्राप्त हुआ था आपको, ठीक है, उसे कहते हैं वागा। तो काउंटर गिफ्ट क्या कहलाएगा? योफी कहलाता है। मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को सार्वभौमिक प्रकारवाद कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? उनका जो प्रकारवाद है, इसकी आलोचना रेडक्लिफ ब्राउन ने प्योर प्रकारवाद या प्योर फंक्शनलिज्म या शुद्ध प्रकारवाद या जैविक प्रकारवाद के रूप में की थी। लेकिन मेलिनोवस्की के प्रकारवाद को सार्वभौमिक प्रकारवाद भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? मेलिनोवस्की ने। तो ऐसा क्यों कहते हैं?
समाज का हर सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी आवश्यक जैविक या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई भी सांस्कृतिक तत्व समाज के लिए हानिकारक या प्रकारहीन नहीं हो सकता। समाज की सभी संस्थाएं आपस में पूरी तरह से अनुकूलित होती हैं। इसी कारण से जो मेलिनोव्स्की का प्रकारवाद है उसको सार्वभौमिक प्रकारवाद की संज्ञा दी गई है। तो बताइए सही आंसर क्या है। देखिए, पहली बात तो सही है कि संस्कृति का हर तत्व जो होता है वो संस्कृति के लिए जैविक और सामाजिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, कोई भी सांख्यिक तत्व समाज के लिए हानिकारक नहीं होता, ये बात भी सही है। समाज की सभी संस्थाएं आपस में पूरी तरह से अनुकूल अडॉप्टेड होती हैं, ये बात भी सही है। यानी कुल मिलाकर आंसर क्या होगा, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप समूह में मैटरनल अंकल यानी मामा की भूमिका को ग्रहण विश्लेषण किया। वे भांजा अपने मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। इस प्रकार की उत्तराधिकारी व्यवस्था को मानव शास्त्र में क्या कहा जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था, मैट्रिलिनियल कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की आलोचना करते हुए या उसकी विकल्प के रूप में, जिसने आपके मेलिनोवस्की ने। बात वही हो रही है, ये व्यवस्था कहाँ देखने को मिलेगी। ये व्यवस्था देखने को मिलेगी एवन पुलेट व्यवस्था के रूप में या मातुली व्यवस्था के रूप में। इसका हिंदी भी पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी मातुली व्यवस्था लिखा ना आए, तो एवन पुलेट व्यवस्था लिखने आना आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ जो बेटा होता है वो मामा की, जो भांजा होता है मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो मात्र सत्तात्म व्यवस्था में ये देखने को मिलता है। मेलिनोवस्की का मानना था कि आदिम समाजों में व्यक्ति पूरी तरह से कबीले के नियम और साम्यवाद के अधीन दबा होता है और उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। आदिम समाजों में पारस्परिकता का नियम व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत लाभ और चालाकी का उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आदिम समाजों में व्यक्ति की भूमिका की बात हो रही है। इसी कारण से मेलिनोवस्की का जो प्रकारवाद है उसे जैविक प्रकारवाद का नाम दिया गया, क्योंकि आपकी जो हम बात करते हैं मेलिनोवस्की, वो संरचना को नहीं, वो व्यक्ति को महत्व देते हैं। और पहला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। मेलिनोवस्की का मानना था कि आदिम समाजों में व्यक्ति पूरी तरह से कबीले के नियमों के दबा होता है, कबीले के नियमों के अधीन होता है, उसकी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती। ये अपने आप में गलत है। मेलिनोवस्की कहते हैं नहीं, सामाजिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति। इसलिए यह कहना कि व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, ये अपने आप में गलत है। आदिम समाजों में पारस्परिकता का नियम व्यक्ति को समाज में जोड़ता है, ये सही बात है, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ और चालाकी का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र भी होता है। ये नहीं कि व्यक्ति हमेशा अपनी परंपराओं में या व्यक्ति हमेशा कबीले के नियमों से दबा हुआ है, ये अपने आप में गलत है। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मेलिनोवस्की ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने अध्यापन के दौरान मानव शास्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मानव शास्त्री मेलिनोवस्की का प्रत्यक्ष छात्र नहीं था। अब देखिए, जिस प्रकार से पार्सन के छात्रों के बारे में पूछा जाता है, जिस प्रकार से ब्लूमर के छात्रों के, मीड के छात्रों के बारे में पूछा जाता है, उसी प्रकार से आपसे याद रखिएगा, हमेशा मेलिनोवस्की के जो छात्र हैं उनसे भी प्रश्न पूछता जाता है। तो मेलिनोवस्की ने केवल मानव शास्त्री नहीं थे, उन्होंने कई सारे मानव शास्त्रियों का निर्माण भी किया आने वाले वर्षों में। तो कौन ऐसे हैं जो मानव शास्त्री नहीं थे उनमें। यहाँ पे एक स्कूल का नाम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जाना माना संस्थान है, याद रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसमें पढ़ाई कर चुके थे। ठीक है, आपने देखा वीना अग्रवाल जानी मानी समाजशास्त्री हैं, ठीक है, वो भी इसमें पढ़ाई कर चुकी हैं। अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो शिफ्ट कर गए हैं, राघव चड्ढा, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। तो एलएससी जाना माना संस्था है दुनिया का, नामी ग्रामी लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो एलएससी से बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन कौन से मानव शास्त्री जो हैं जिन्होंने उत्तराधिकारी माना जाता है या जो छात्र रहे हैं किसके, आपके मेलिनोवस्की के। तो इवांस पिचार्ड, रेमर्सवर्थ, आड्रे रिचर्ड या क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उसमें छात्र नहीं थे, पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर है लेवी स्ट्रॉस। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एलएससी में पढ़ाई नहीं करी है। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस फ्रांस के जाने माने समाजशास्त्री, उन्होंने पेरिस के इकोल विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मेलिनोवस्की के 50 प्रश्नों। आपको समझ में आ गया होगा कि केवल डेटाबेस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मेलिनोवस्की ने कौन से द्वीप का अध्ययन किया था और कौन सी किताब कब लिखी थी। इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो उनकी मिथक की अवधारणा है, सांस्कृतिक तत्वों की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं, उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा, तब जाके आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।
तो पीवाईक्यू का मतलब या मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि नए से नए क्वेश्चनों पर चर्चा करना। पुराने पेपर 2021 के पेपर को सॉल्व कराना, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो पेपर आपके पास है। महत्वपूर्ण है इस पेपर को ऐसे सॉल्व करना कि वो एक विषय पे कमांड क्रिएट हो सके। मेलिनोव्स्की हमें समझ में आ सके कि मेलिनोव्स्की का विचार है क्या। तो पीवाईक्यू बहुत से लोग कहते हैं सर 2021 का पेपर सॉल्व करा दीजिए, 2020 का पेपर सॉल्व करा दीजिए। पुराने पेपर मैं सॉल्व नहीं कराता क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है? पेपर सॉल्व कराने का मकसद होता है कि उस पेपर सॉल्व करते समय उस सब्जेक्ट पे हमारी कमांड बढ़े, उस टॉपिक में हमारी समझ बढ़े। इसे कहते हैं पीवाईक्यू करना, या ऐसे कहते हैं, ठीक है, या एमसीक्यू मॉक टेस्ट करना, या एमसीक्यू सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। मैराथन क्लास के नाम पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लास के नाम पर 2020-21 का पेपर सॉल्व कराने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आप पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, दुर्खिम के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हमने मेलिनोव्स्की के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेलिनोव्स्की को पढ़ते समय किन-किन बातों पे हमें फोकस करना होगा। कौन-कौन सी छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा। कौन-कौन सी किताबें हैं, उस पे भी हमें फोकस करना होगा। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुके होंगे, कई सारे अवधारणा यहाँ पे रिपीट हो चुकी हों। क्योंकि आपके पास 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में ही आपको तैयार करना है पूरा। 12 तारीख हो चुकी है, 2 अगस्त को पेपर है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। नोट्स बनाने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी नई-नई किताबें उठा के मत ले आइएगा मार्केट से। अब ना तो नई किताब पढ़ने का समय है और ना ही अब आपके पास नोट्स बनाने का समय। आपके पास एक ही समय है कि खूब याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और खूब पीवाईक्यू लगाइए, खूब एमसीक्यू लगाइए, खूब पेपर सॉल्व करिए। यही तरीका बचा है बस आपके पास। ठीक है? तो नई किताब खरीद कर अनावश्यक समय खराब नहीं करना है। टेलीग्राम में पीडीएफ सर्च करने में समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है? कोई शॉर्टकट तरीका खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं बचा है आपके पास। इतना बड़ा सिलेबस है और 80,000 की 90,000 की नौकरी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। सीधी-सी बात है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है? कोई समस्या? तो जो लोग अभी यूट्यूब पर इसको वीडियो देख लेंगे, तो अगर वो चाहें ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स पूरा हो चुका है 15 मई को। हाँ, आज है 12 तारीख, कल आपका टेस्ट पेपर होगा और कल आपका टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।